हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो, अपन ने सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर दिया था और उसमें मैंने आपको मोनेरा वाला कंप्लीट करा दिया था। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि जो भी बच्चे हैं वो पूरा काम करके मुझे भेजेंगे, तब तो मुझे पता लगेगा कि आप लोग पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। नहीं तो मैं पढ़ाती रहूंगी और मेरे को कुछ पता लगेगा नहीं। तो इसलिए जो भी काम कर रहे हो आप, वो मुझे भेजना भी चालू करो। अब यहाँ पे देखो, सेकंड अपना जो जगत है वो है प्रोटिस्टा। और पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसमें भी सारे एक कोशिकीय ही आएंगे, लेकिन इन एक कोशिका कैसी होगी, यूकैरियोटिक, यानी कि यहाँ पे जो केंद्रक है वो कैसा होगा, सुविकसित प्रकार का होगा। फिर यहाँ पे देखो, क्योंकि ये इन केंद्रक इसमें अच्छा है, सुविकसित प्रकार का है, इसलिए इसको प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा भी कहते हैं। क्योंकि ये एक छोटे पौधे के रूप में भी हो सकता है, इसमें क्लोरोफिल वगैरह भी पाया जाता है, इसलिए आप इसको प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा भी कह सकते हो। अब यहाँ पे देखो, कुछ इसके वर्ग हैं जो अभी अपन एक एक करके करेंगे। क्राइसोफाइट है, डाइनोफ्लेजिलेट है, युग्लिनॉइड है, अवपंक कवक है, प्रोटोजोआ है। तो इस तरीके से जो है इसके 5 इनको बांटा गया है 5 भागों में। फिर उसके बाद में देखो कि ये सारे के सारे जो सदस्य हैं ये आपको कैसे मिलेंगे, जलीय, यानी कि कहीं और नहीं मिलेंगे। तो ये प्रोटिस्टा आपको कहाँ मिलेंगे, जल के अंदर मिलेंगे। और क्योंकि यूकैरियोटिक है तो इनमें इसको अंडरलाइन कर लो कि इसमें सुगठित केंद्रक और अन्य कोशिका के जो अंग है वो उनके चारों तरफ भी झिल्ली पाई जाएगी। फिर इसमें कुछ जो प्रोटिस्टा है उसमें कसाब या पक्षमाभ पाए जाते हैं। कसाब को हम बोलते हैं फ्लैजिला और पक्षमाभ को हम बोलते हैं सीलिया। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि जो कसाब होता है वो लंबे पतले धागों जैसे और संख्या में भी कम होते हैं, जबकि पक्षमाभ है वो छोटे बालों जैसी संरचना होती है। तो ये डिफरेंस भी कई बार आता है, तो ये आप ध्यान रखना। फिर उसके बाद में अगर हम इसके जनन वगैरह को देखें तो इसमें अलैंगिक कोशिका संलयन या युग्मनज बनने की विधि द्वारा इसमें जनन क्रिया होती है। अब देखो, सबसे पहले अपन स्टार्ट कर रहे हैं क्राइसोफाइट। अब ये जो क्राइसोफाइट है ये इम्पोर्टेंट है और इसमें देखो 2 एग्जाम्पल आते हैं, डाइटम और सुनहरे शैवाल, जिसको डेस्मिट कहते हैं। और ये नीट में क्वेश्चन भी आया हुआ है, सुनहरे शैवाल कहाँ पाए जाते हैं, किस वर्ग में पाए जाते हैं, तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। फिर उसके बाद में ये जो हैं, अब अपन इसको जीव ही बोलेंगे, ना तो हम पौधे बोल सकते हैं ना जंतु बोल सकते हैं। तो ये जो जीव है ये आपको स्वच्छ पानी में भी मिलेंगे, लवण वाले दोनों उसमें मिलेंगे। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जैसे यहाँ लिखा है जलधारा के साथ निश्चित रूप में बहते हैं, यानी कि क्योंकि बहुत छोटे होते हैं तो जिस तरफ धारा जल की होगी उसी तरफ ये बहने लगेंगे। फिर इसमें देखो, पहला जो एग्जाम्पल है डाइटम्स। अब आप जो बुक है मैं वो जो मेरी वीडियो में आपको भेजूंगी उसमें मैंने फोटो भी भेजी है, आप देखना उसमें। तो सबसे पहली बात की इसकी जो कोशिका भित्ति होती है वो बहुत मोटी होती है और किसकी बनी हुई होती है, सिलिका। सिलिका मतलब मिट्टी की बनी हुई होती है और बिल्कुल ऐसी दिखती है जैसे अपनी साबुनदानी होती है जिसमें साबुन अपन रखते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जिगजैग रूप में ये दिखाई देती है। और ये इतनी कोशिका भित्ति मोटी और मिट्टी की होने के कारण ये कभी भी नष्ट नहीं होते हैं। और जब ये मर जाते हैं तो ये समुद्र या जो भी पानी का है उसके नीचे जाके इकट्ठे हो जाते हैं। और इसी जो मिट्टी है, इसी मिट्टी को हम बोलते हैं डाइटमी मृदा। तो कई बार ये क्वेश्चन भी आता है कि डाइटमी मृदा क्या होती है। तो जो डाइटम मरने के बाद में समुद्र में नीचे इकट्ठे हो जाते हैं उसे हम बोलते हैं डाइटमी मृदा। और इस मृदा को हम यूज करते हैं पॉलिश करने के लिए, ठीक है, या फिर तेलों का और इनका निस्यंदन करने के लिए, यानी छानने के लिए। निस्यंदन मतलब छानने के लिए। आपने देखा होगा एक सैंड पेपर आता है जिसको हम रगड़ के लकड़ी वगैरह को चिकना बनाते हैं, उसकी पॉलिश करते हैं। तो उसी तरीके से जो बहुत अमूल्य चीजें होती हैं उनको पॉलिश, जैसे सोना है या इस तरह की चीजें, उनके पॉलिश करने के लिए इस डाइटमी मृदा को हम काम में लेते हैं।
ठीक है। फिर उसके बाद में देखो दूसरा हमारे पास में है डाइनोफ्लैजिलेट। डाइनो मतलब दो और फ्लैजिलेट मतलब कसाबिका। तो ये इसके अंदर आपको दो कसाबिकाएं पाई जाएंगी, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, डाइनोफ्लैजिलेट। अब ये भी क्या है, समुद्र में है और प्रकाश संश्लेषी, यानी कि इसमें क्लोरोफिल या वर्णक पाया जाता है। और अगर हम कलर देखें तो ये पीले, हरे, भूरे, नीले, लाल रंग के दिखाई देते हैं। और इनकी भी जो कोशिका भित्ति है उसके ऊपर सेल्यूलोज, सेल्यूलोज नाम आपने सुना होगा, सेल्यूलोज जो कि जो अपनी साधारण कोशिकाएं होती हैं पौधों की, उनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की। तो यहाँ पे भी सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। और फिर देखो डाइनोफ्लैजिलेट है तो दो कसाब पाए जाते हैं। और ये जो कसाब हैं ये एक तो होता है लंबा खड़ा और एक होता है अनुप्रस्थ। लंबवत मतलब खड़ा हुआ और अनुप्रस्थ मतलब लेटा हुआ। तो इस तरीके से दो इसमें फ्लैजिला होती है। और इसके बाद में इसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि ये आपके पीछे क्वेश्चन भी दिया हुआ है, लाल तरंगे किसे कहते हैं। तो लाल तरंगे क्या है कि जो लाल समुद्र है, ठीक है, उसके अंदर ये बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो उसका पानी कैसे दिखने लगता है, लाल रंग का, तो उसे हम बोलते हैं लाल सागर या लाल तरंगे। और ये जो जीव होते हैं इनमें बहुत ज्यादा विष होता है, जिसके कारण जो है उस पानी में ना तो आपको मछली मिलेगी ना ही और कोई जीव मिलेगा, केवल यही मिलते हैं, इसलिए वो बिल्कुल लाल रंग का दिखाई देता है। और ये जो जीव है इसको हम बोलते हैं गोनियोलैक्स। और ये ध्यान रखना कि जो पानी में मछली नहीं होगी, इसका मतलब कि वो पानी किस में आएगा, प्रदूषण में आएगा, प्रदूषित जल में पाया जाएगा। तो ये जो जल है ये जल कैसा होता है, प्रदूषित होता है, क्योंकि इसमें ये विष युक्त गोनियोलैक्स होते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके पीछे है तो ध्यान रखना। उसके बाद में फिर हमारे पास में अगला है युग्लिनॉइड। युग्लिनॉइड एग्जाम्पल इसका युग्लिना है जो आपको सामने दिख रहा है। तो ये युग्लिना होता है। और ये बहुत इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इस युग्लिना को हम पौधे और जंतु के मध्य की कड़ी कहते हैं, योजक कड़ी। ये ध्यान रखना, क्योंकि कई बार पूछा जाता है क्यों, क्योंकि हमने इसको पहले जंतु में, इसमें जंतु के भी कैरेक्टर है क्योंकि ये गमन कर सकता है, और इसमें पौधे के भी लक्षण है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, तो ये प्रकाश संश्लेषण कर सकता है। इसलिए हम इसे पौधे और जंतु के बीच की योजक कड़ी कहते हैं। आप यहाँ पे इसमें बुक में लिख लेना। अब देखो सबसे पहली बात कि इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है, उसकी जगह इसकी जो परत होती है उसे हम बोलते हैं पेलिकल। इसको भी इम्पोर्टेंट कर लो। और इसमें प्रोटीन युक्त पदार्थ पाया जाता है, जबकि कोशिका भित्ति किसकी होती है, सेलुलोज की बनी हुई होती है। फिर इसमें भी दो कसाब पाए जाते हैं, एक बहुत लंबा सा होता है, एक छोटा सा होता है। फिर इसमें क्लोरोफिल या हरित लवक पाया जाता है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। और दूसरा क्योंकि ये गमन करते हैं और भी बहुत सारी चीजें होती है, इसलिए इसको जंतुओं के रूप में भी रखा जाता है। तो ये यहाँ पे इसलिए इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद में हमारे पास में तीसरा आता है आपका कौन सा, अवपंक कवक। ये जो अवपंक कवक होता है ये कवक है, यानी पहले इसको कवक में रखा गया था। ये जो कवक है ये कवक, अब ये अवपंक कवक है तो ये कवक के रूप में होता है। और इससे हम मृत पोषी प्रोटिस्टा, यानी कि देखो तीन चीज आपको हमेशा याद रखनी है। एक तो होती है परजीवी, एक होता है मृतजीवी और एक होता है सहजीवी। तो परजीवी मतलब जो अपना भोजन जीवित कोशिका से प्राप्त करते हैं उसे तो हम बोलते हैं परजीवी। जो मृत पदार्थों से करते हैं उन्हें हम बोलते हैं मृतजीवी। और सहजीवी जब दो ऐसे जीव जो आपस में एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, लाइकेन इसका बेस्ट एग्जांपल है, तो उसे हम बोलते हैं सहजीवी। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। तो अब यहाँ पे ये जो प्रोटिस्टा है ये जो
पत्तियां हैं या जो पौधे के ऐसे भाग हैं जो पौधे से अलग हो गए हैं, उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, मृत पोषी। और यहाँ पे देखो, ये हालांकि एक कोशिकीय हैं, लेकिन ये आपस में मिलके एक समूह बनाते हैं और उस समूह को हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम। ये प्लाज्मोडियम नाम आगे भी आएगा, लेकिन वहां पे जंतु के रूप में आएगा। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये इसका जो समूह होता है, उस समूह को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम। और जब ये समूह इतना बड़ा होता है और ये पूरी पत्तियों पे, जैसे अपन ने मकड़ी का जाला देखा है, ऐसे ये फैले हुए होते हैं। और जब प्रतिकूल परिस्थिति आती है, कल भी मैंने आपको बताया था कि जब भोजन नहीं मिलता है तो ये वो स्थिति कौन सी कहलाती है, प्रतिकूल परिस्थिति। और उस समय ये छोटे छोटे बीजाणु या स्पोर्स के रूप में बन जाते हैं, और जैसे ही अनुकूल परिस्थिति आती है वैसे ही ये अंकुरित होकर वापस से अपनी नई कोशिका यहाँ पर बना लेते हैं। उसके बाद में फिर हमारे पास में है प्रोटोजोआ। अब ये जो प्रोटोजोआ है, इसमें अपने पास में बेस्ट एग्जाम्पल है कौन सा, अमीबा। लेकिन यहाँ पर भी इसको कुछ लक्षणों के आधार पर जो है थोड़ा सा अलग अलग विभाजित किया गया है। तो ये है प्रोटोजोआ, और ये परपोषी हैं, दूसरे पर अपना भोजन के लिए निर्भर करते हैं। और यहाँ पर भी इनके लक्षणों के आधार पर इनको 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है अमीबीय प्रोटोजोआ। अमीबा आपने बहुत नाम सुना होगा, तो ये अमीबा इसी वर्ग में आता है। और ये जो अमीबा है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि इसका जो गमन होता है, वो गमन किसके द्वारा आता है, कूटपाद। तो इसको अंडरलाइन कर लो। कई बार ये चीज आती है कि ये जब भी आवश्यकता बनती है तो कूटपाद मतलब नकली पैर, ये अपने नकली पैर बना लेते हैं और उसकी सहायता से चाहे इन्हें शिकार ग्रहण करना हो, चाहे इन्हें चलना हो, ये सारे काम ये इसी के द्वारा करते हैं। फिर इसमें देखो, हालांकि इसकी बहुत पतली सी होती है आवरण, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनमें कि इनकी सतह में सिलिका का कवर भी पाया जाता है। अब इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है एंट अमीबा, जो कि हम में भी रोग फैलाता है, जो पेचिस या दस्त जैसे रोग हो जाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि ये स्वच्छ जल में पाया जाता है, तो हम इसको अपने पानी से निकाल भी नहीं सकते। फिर उसके बाद में हमारे पास में दूसरा है कसाबी प्रोटोजोआ। ये कसाबी प्रोटोजोआ जो अभी मैंने आपको बताया था, जो आपके पीछे डायग्राम में भी दिया हुआ है, ये होता है पैरामीशियम। इसका जो ये जो है कसाबी वाला, ये है ट्रिप्रेनोसोमा। इसका डायग्राम आपको मेरी वीडियो में मिलेगा। ये जो ट्रिप्रेनोसोमा है, ये भी परजीवी है और ये एक बहुत विशेष बीमारी हमें करता है, और ये अधिकतर स्टूडेंट्स में पाई जाती है, नींद की बीमारी। तो हर समय सोते रहना, तो वहां पर ये परजीवी पानी से हमारे आ जाता है, और अगर हमें बहुत ज्यादा नींद आ रही हो तो इस प्रोटोजोआ के कारण ये बीमारी हो सकती है। फिर उसके बाद में पक्षमाभी प्रोटोजोआ। ये पक्षमाभी, इसका आपका उसमें डायग्राम दे रखा है आगे, पैरामीशियम। तो ये जो पैरामीशियम है, इसकी आकृति जैसे मान लीजिए कि जब हम मिट्टी में खड़े होते हैं तो हमारे पैर या चप्पल से जो निशान बनता है उसी तरीके की होती है। तो इसे फुट स्टेप भी आप कह सकते हो कि जो हमारी चप्पल होती है उसकी जैसी संरचना किसकी होती है, तो वो होती है पैरामीशियम। अब ये देखो, इसके ऊपर बहुत छोटे छोटे से बालों जैसे, इसे हम बोलते हैं पक्षमाभ या सीलिया। फिर इसका एक और इम्पोर्टेंट है कि ये एक ऐसा जीव है जिसमें 2 केंद्रक पाए जाते हैं, और ये अभी आगे भी अपन डिस्कस करेंगे। और इसमें साइड में इसका मुंह है वो खुला हुआ होता है, जिससे कि खाना वगैरह ये लेता है। तो ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में फिर चौथा है स्पोरोजोआ। ये जो स्पोरोजोआ है, इसका बेस्ट एग्जांपल है प्लाज्मोडियम, जिससे मलेरिया रोग होता है। तो यहाँ पे ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि मलेरिया जो रोग फैलाता है प्लाज्मोडियम, हमें और जो क्या करना चाहिए, मादा एनोफ्लीज मच्छर, उन दोनों में पाया जाता है। और इसका प्लाज्मोडियम का पूरा जीवन चक्र अपन 12th में पढ़ेंगे। तो ये अपने
आज प्रोटिस्टा हो गया कंप्लीट। फिर उसके बाद में नेक्स्ट मैं आपको स्टार्ट करा रही हूँ कवक या फंजाई। इसके अपन जनरल कैरेक्टर करेंगे, बाकी जो इसका डिटेल है वो अपन कल करेंगे। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले कवक जगत अभी एक तरीके के पौधे हैं, लेकिन क्लोरोफिल इनमें नहीं होता है, इसलिए हमें ये परपोषी होने के कारण हमने इनको पौधों से अलग कर दिया। अब ये देखो, इसकी आकारिकी मतलब बाह्य संरचना, इसके वास स्थान यानी जहाँ रहता है, तो ये भी आपको बहुत अलग अलग तरीके का दिखाई देगा, अलग अलग स्थानों पे मिलता है। और अगर अपन वैसे देखें तो अपनी रोटी वगैरह अगर सड़ जाती है तो उसमें आपको सफेद रंग की फफूंद नजर आती है, तो वो क्या होता है, कवक होता है। उसके अलावा जो मशरूम आजकल अपन खाने के रूप में काम में लेते हैं, तो वो छत्रक होता है, जिसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत होती है, तो आजकल हम उसको खाने के रूप में काम में लेते हैं। फिर एक है कुकुरमुत्ता, ये भी मशरूम की तरह होता है, लेकिन ये जहरीला मशरूम होता है। तो इसको जब बारिश वगैरह होती है और गंदगी में आपको काले रंग की छतरी जैसी संरचना दिखाई देती है, तो वो होता है कुकुरमुट्टा। और यहाँ जैसे टोड स्टूल मतलब होता है, टोड जो होता है वो अपनी उसके मल के ऊपर, टोड मेंढक होता है एक तरीके का, और उसकी गंदगी या मल के ऊपर ये पैदा होता है, इसलिए इसको कुकुरमुत्ता या टोड स्टूल कहते हैं। फिर उसके बाद में बहुत कम कवक हैं जो कि फायदा देते हैं, लाभ देते हैं, बाकी अधिकतर जो है कोई ना कोई बीमारी करते हैं। जैसे यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दे रखा है कि सरसों की पत्ती पे सफेद धब्बे, तो ये व्हाइट स्पॉट ऑफ मस्टर्ड होती है, सफेद धब्बे सरसों पे पाए जाते हैं, तो ये होती है। फिर उसके बाद में अगर हम यूज की बात करें, लाभ की बात करें, तो एक कोशिकीय फंजाई यीस्ट, इसको अंडरलाइन कर लो, ये सबसे ज्यादा आजकल खाने के रूप में, जैसे डबल रोटी वगैरह बना होती है उसको बनाने में, बियर बनाने में, तो इसका बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है। फिर उसके बाद में देखो कि एक तो दे ही रखा है, फिर सरसों का एग्जाम्पल दिया है, फिर गेहूं, तो गेहूं में भी जो रोग होता है किट रोग, वो पक्सीनिया एक उदाहरण है, इसको भी अंडरलाइन कर लो। पक्सीनिया जो है उसके कारण गेहूं, कभी आप देखो तो उसमें गेहूं के अंदर काले रंग का या भूरे रंग का पाउडर जैसा दिखाई देता है, तो वो पक्सीनिया के कारण होता है। फिर उसके बाद में फिर एक लाभदायक फंगस है पेनिसिलियम, इसको भी इम्पोर्टेंट कर लो। प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक इससे बनता है, पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलियम से बना था, और किसने बनाया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, तो इसको अंडरलाइन कर लो, यहाँ नाम भी लिख लो, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, उन्होंने पेनिसिलियम बनाया था। ये पेनिसिलियम एक फंगस होती है जिससे कि उसको बनाया जाता है, और आजकल हम इसका बहुत ज्यादा हमारी जो बीमारी है उसमें काम में लेते हैं। फिर देखो फंजाई विश्वव्यापी सभी स्थानों पे पाई जाएगी, हवा मिट्टी सब जगह जो है ये आसानी से मिल सकती है, चाहे गर्म स्थान हो चाहे नम हो। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि हम भोजन को रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हैं, इसीलिए रखते हैं क्योंकि हवा में इन बैक्टीरिया और फंगस के बीजाणु घूमते रहते हैं, तो हमारा खाना क्या हो सकता है, खराब हो सकता है, इसलिए हम उसको किसमें रखते हैं, फ्रिज के अंदर। फिर देखो कि जो फंगस होती है वो तंतुमय होती है, तंतुमय मतलब कि जैसे धागों जैसी संरचना होती है, लेकिन ईस्ट यहाँ पर इसका एक क्या है, अपवाद है, यानी कि ईस्ट केवल एक कोशिकीय होता है, तो एक गोल संरचना के रूप में होता है। इसका डायग्राम भी मैंने अपनी वीडियो में दे रखा है। बाकी जो चीजें हैं वो सारी की सारी आपको फंगस कैसे मिलेंगी, लंबी पतली, और ये लंबी पतली जैसे धागों के रूप में होती है, और इन्हीं धागों को हम क्या बोलते हैं, कवक तंतु। और ये कवक तंतु आपस में मिलके, जैसे मान लीजिए एक धागा की गट्टी होती है, अगर हम उसमें से खूब सारे धागे निकाल लें और उसको आपस में मिला दें तो एक जाल सा बन जाता है। तो उसी तरीके से इसकी संरचना में भी क्या होते हैं, बहुत सारे कवक तंतु होते हैं, और वो आपस में मिलके जो है एक कवक जाल या माइसिलियम बनाते हैं। अब ये जो कवक जाल होता है, अगर इसको देखो तो इसमें पतली, अगर इसमें दो तरीके की होती हैं, एक तंतु में देखोगे तो आपको बहुत सारे केंद्रक दिखाई देंगे, तो ऐसे तंतु को तो हम क्या बोलते हैं, बहुकेंद्रकीय कोशिका द्रव्य सकोशी प्रकार का, यानी कि इसमें एक ही
पाइप जैसी संरचना, उसमें बहुत सारे केंद्रक हैं। और जो दूसरे होते हैं उनमें जो है कि इनके बीच में, इन केंद्रकों के बीच में कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो यहाँ दो तरीके के कवक तंतु होते हैं, एक तो सहकोशिकीय होते हैं और एक जो है पट्ट वाले होते हैं। तो दो तरह के पट्टीय और सहकोशी। सहकोशी में पट्ट नहीं पाए जाते हैं और पट्टीय में पट्ट केंद्रकों के बीच में पाए जाते हैं। फिर उसके बाद में इम्पोर्टेंट है कि इसकी कोशिका भित्ति काइटिन और पॉलीसैकेराइड की बनी होती है। इसको भी अंडरलाइन कर लो, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो वो बनी होती है काइटिन की और पॉलीसैकेराइड की। फिर उसके बाद में अभी मैंने आपको बताया था मृतजीवी, परजीवी और सहजीवी। तो मृतजीवी जो मृत पदार्थों से, परजीवी जो जीवित पदार्थों से, और सहजीवी जो कि किसी अन्य के साथ। तो इसमें जो लाइकेन है, अंडरलाइन कर लो, ये इम्पोर्टेंट है। लाइकेन और कवक मूल, ये दो ऐसे हैं जो कि सहजीवी है। लाइकेन में ये शैवाल के साथ, यानी शैवाल और कवक मिलके लाइकेन बनाते हैं, और उच्च वर्गीय पौधे और कवक मिलके कवक मूल या माइकोराइजा बनाते हैं। तो ये दो यहाँ पर इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है किसके, सहजीवी के। फिर उसके बाद में इसमें जनन क्रिया है। तो जनन यहाँ पे कायिक भी हो रहा है, जिसमें खंडन और विखंडन और मुकुलन होता है, और अलैंगिक जनन होता है इसमें बीजाणुओं द्वारा। और बीजाणु द्वारा, जिन बीजाणु को हम बोलते हैं कोनिडिया या बीजाणु, चल बीजाणु, इस तरीके के इसमें नाम दिए हुए हैं। तो इसमें सभी प्रकार का जनन होता है। फिर उसके बाद में सबसे जो इम्पोर्टेंट जनन है कि इसमें लैंगिक जनन जो है वो पाया जाता है। तो लैंगिक जनन में आप देखो कि इसमें जो लैंगिक जनन है वो इम्पोर्टेंट है। देखो लैंगिक जनन निषितांड होता है कि जब नर और मादा दोनों युग्मक बनते हैं और बनके, जैसे जब अपन उच्च वर्ग की बात करते हैं तो हम उसको बोलते हैं युग्मनज, और यहाँ पर हम बोलते हैं निषिक्तांड। फिर यहाँ पे एस्कस बीजाणु, बेसिडियम बीजाणु, या भी आप दूसरी हायर क्लासेस में पढ़ोगे कि जो कवक है उस कवक में 5 तरीके के बीजाणु पाए जाते हैं। तो जैसे यहाँ एस्कस दिया है, बेसिडियम है, यूरिडियम है, टीलियोस्पोर है, एकाइनेट है। तो इस तरीके से 5 प्रकार के बीजाणु होते हैं, लेकिन यहाँ आपको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। और ये बीजाणु जिस संरचना में बनते हैं उस संरचना को हम बोलते हैं फलनकाय। जैसे मान लो कि अपने फल होता है, फल के अंदर बीज बनते हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पे जो बीजाणु है जिस संरचना में बनते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, फलनकाय। फिर यहाँ पे देखो 2-3 चीजें दी हुई है जो इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछी भी जाती है कि जो कवक है उसमें किस तरीके का लैंगिक चक्र होता है। तो इसमें देखो सबसे पहले 2 चल या अचल। अब चल और अचल क्या होते हैं, अगर बीजाणु में फ्लैजिला है, कसाब है, तो वो चल कहलाएगी, और अगर नहीं है तो वो कहलाते हैं अचल। तो यहाँ पे चल और अचल कोई भी है, अगर युग्मक आपस में संलयन होता है उनके प्रोटोप्लाज्म का, तो उसे हम बोलते हैं प्लाज्मोगेमी। यानी जब 2 कोशिकाएं, आपको पता है कि उसमें प्रोटोप्लाज्म होता है और केंद्रक होता है, यानी कि कोशिका द्रव्य और केंद्रक होता है। तो जब 2 कोशिकाओं का केंद्रक द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म मिलता है तो हम बोलते हैं प्लाज्मोगेमी। और जब दोनों केंद्रकों का संलयन होता है तो हम इसे बोलते हैं केंद्रक संलयन। कई बार ये डेफिनेशन आती है। जब ये दोनों चीज, 2 कोशिकाएं मिल गई, तो मिलने के बाद में फिर बनता है युग्मनज। या जो हमारे युग्मक होते हैं ये होते हैं n यानी अगुणित, और जब 2 अगुणित मिलते हैं तो एक द्विगुणित संरचना का निर्माण होता है जिसे हम बोलते हैं युग्मनज। अगर आपने अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन पढ़ा हो तो युग्मनज में अर्धसूत्री, जो यहाँ मियोसिस दिया हुआ है इसका मतलब है अर्धसूत्री विभाजन होता है, और ये 2 में विभाजित हो जाता है। जैसे मान लीजिए युग्मनज में 4 गुणसूत्र हैं, तो अर्धसूत्री विभाजन से जो बीजाणु बनेंगे अगुणित, तो दोनों में 2-2 क्रोमोसोम या जो है गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो ये अपन जब क्लास में मिलेंगे तब इसको और भी डिटेल में बताऊंगी। तो अगुणित बीजाणु बनते हैं और फिर ये अंकुरित होकर, द्विगुणित मतलब 2n और अगुणित मतलब n,
तो ये अंकुरित होके नए वापस से कवक जाल का निर्माण करते हैं। अब यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे कि एस्कोमाइसिटीज, ये अभी जब अपन आगे प्रकार पढ़ेंगे तो उसमें आएगा। एस्कोमाइसिटीज होता है, इसमें मध्यवर्ती द्विकेंद्रक यानी एन करके 2 केंद्रक बनते हैं, फिर इनमें केंद्रक युग्मन आता है, और ये एक कोशिका के अंदर 2 केंद्रक जब दिखाई देते हैं तो उस अवस्था को हम बोलते हैं द्विकेंद्रक प्रवस्था। तो कई जो फंजाई है उसमें आपको एक कोशिका के अंदर 2 केंद्रक भी दिखाई देंगे। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर लैंगिक जनन होता है। तो फिर अपन कल इसकी क्लासेस आगे डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।